नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की क्लास में, जिसमें आज हम चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं, जो पृथ्वी की गतियों के बारे में ये चैप्टर होने वाला है। ये क्लास सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये ना सोचें कि यहाँ पे जो एग्जाम मैंने लिख दिए हैं वो उसी के लिए है। हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है और इसका एक महत्वपूर्ण वेटेज जरूर रहता है। सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं और हर सवाल आपका एनसीईआरटी से आता ही आता है। अगर आपने 6 to 10th की, एक सेकंड, यहाँ ये कलर देख नहीं रहा, हम अलग लेते हैं। अगर आपने 6 to 10th की एनसीईआरटी कवर कर ली है तो आपका एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि आपका वहां से प्रश्न ना फंसे। एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपको क्लास वाइज 6 तक की सारी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। अभी हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है। 6 क्लास की ज्योग्राफी खत्म होगी, वैसे ही 7th की ज्योग्राफी कराएंगे, फिर 8th की, फिर 9th की, फिर 10th की, और ऐसे ही ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री को लेंगे, हिस्ट्री कवर कराएंगे, पॉलिटी को लेंगे। हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको यहाँ कराई जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे एक बेहतर मोटिवेशन मिल सके और हर दिन मैं आपकी सेवा में तत्पर रह सकूं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं चैप्टर जो हमारा 3rd है, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, रियल एनसीईआरटी है, कोई बेस्ड ऑन नहीं है, एनसीईआरटी की ओरिजिनल किताब से बनाया हुआ पूरा कंटेंट है। तो आज हम देखेंगे पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? एक तो होती है आपकी घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति जो होती है, पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। और परिक्रमण गति क्या होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ या एक सेकंड एक निश्चित पथ या कक्षा में गति करना परिक्रमा या परिक्रमण कहलाता है। यानी जैसे मान लो यहां हम देखते हैं कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है, एक सेकंड, ये हमारा सूर्य है और इस सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी घूम रही है ना, ये मान लो कि ये हमने चारों ओर पृथ्वी घुमा दी इस वृत्तीय पथ पे। ये चारों ओर पृथ्वी जो घूम रही है सूर्य के, इसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। जो ये चारों तरफ परिक्रमा कर रही है तो इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। और जो हमारी घूर्णन है, वो अपने अक्ष पे जो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और जो 300, इसका जो है ये 365 दिन और कुछ घंटों में पूरा करती है, और ये घूर्णन गति पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है। तो ये यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें कि पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। दिन और रात के होने का कारण क्या है? ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं दिन और रात। ठीक है, जो पृथ्वी घूर्णन करती है उसी से दिन और रात होते हैं। जे अब नोट पढ़ते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। अभी हमने कवर किया कि घूर्णन गति 24 घंटे में पूरी हो जाती है। ठीक है, अर्थात वह है 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, तो अपने अक्ष पे 1 घंटे में तो 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें परिक्रमण गति की, तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी 365 दिन के आसपास लगाती है। हमने ऊपर कवर कराया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखना।
कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी लगभग कितने दिन, 365 दिन लगाती है, और यहाँ लगभग 24 घंटे लेती है घूर्णन गति में। तो ये दोनों पॉइंट आप महत्वपूर्ण हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। अगले पे चलते हैं। अब हम बात करें कि जो हमारी घूर्णन है, ठीक है, घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं। जो घूर्णन गति है उसे दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति भी कहते हैं। घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं और परिक्रमण को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, घूर्णन या दैनिक गति बोल दे, या परिक्रमण या वार्षिक गति बोल दे। ठीक, आगे बात करें। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसे ही दैनिक गति कहते हैं। आगे, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना कि पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की भ्रमण गति 27 किलोमीटर, कितनी? 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। पृथ्वी की भ्रमण गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी एक मिनट में पृथ्वी 27 किलोमीटर घूम जाती है। ठीक है, 27 किलोमीटर घूम जाती है पृथ्वी एक मिनट में। क्लियर? आगे देखें। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। देखो, एग्जैक्ट पूछे तो हमें यही याद रखना है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट भी करा दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कभी कभी आपसे एग्जैक्ट पूछ लेता है तो आपको याद रखना है कि जो एग्जैक्ट है वो पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है एक घूर्णन पूरा करने में। ठीक, पृथ्वी की दैनिक गति की ही वजह से दिन और रात होते हैं, पीछे भी हमने कवर किया था, तो अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे यहाँ। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण, आपसे पूछ ले पृथ्वी की किस गति के कारण मौसम बदलते हैं, तो वार्षिक गति या परिक्रमण गति। ठीक है, ये भी याद रखना है, परिक्रमण गति, वार्षिक गति या परिक्रमण गति के कारण मौसम बदलते हैं पृथ्वी पे। ठीक, आगे, पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी होती है। यानी पृथ्वी का जो झुकाव है, वो ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी का झुकाव कितना है, तो वो है आपका 66.5 डिग्री। पृथ्वी का झुकाव 66.5 डिग्री है। ये आपसे सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी हुई है। आगे इसी में बात करें, या पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर 66.5 डिग्री या 66 से 1/2 का कोण बनाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, किसी भी तरीके से देखा जाए बात एक ही है। एनसीईआरटी है, घुमा घुमा के पूछ लेता है, इसलिए दोनों पॉइंट आपको कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है, अतः एक जो अक्ष है, अतः अक्ष से 23.5 डिग्री होता है तथा तल से 66 डिग्री। ये बात हो रही है यहाँ झुकाव की। ठीक है, यहाँ आपको देखना है, जो पृथ्वी का झुकाव है, ये झुकाव की बात हो रही है कि झुकाव अक्ष से 23.5 डिग्री होता है तथा तल से 66 डिग्री होता है। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। ये डायग्राम है, डायग्राम से माध्यम से इसको आप समझ लेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये देखो 66.5 डिग्री झुकाव है और यहाँ 23.5 डिग्री का झुकाव। यहाँ तक क्लियर? पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति की वजह से बसंत, गर्मी, ठंड और बरसात ऋतुएं होती हैं। देखो, झुकी हुई की वजह से और परिक्रमण जो गति है उसकी वजह से ही मौसम परिवर्तन होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं अयनांत। अयनांत क्या होता है?
अयनांत उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य कर्क या मकर रेखा के लंबवत हो। अयनांत किस स्थिति को कहते हैं? अयनांत उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य या तो कर्क रेखा पे लंबवत हो या मकर रेखा पे लंबवत हो। क्लियर? तो अब यहां बात करते हैं हम, एक तो है तुम्हारा उत्तरी अयनांत और एक है तुम्हारा दक्षिणी अयनांत। दोनों के बारे में देखते हैं। जो उत्तरी अयनांत है यह उत्तर अयनांत 21 जून को होता है। उत्तर जो अयनांत है यह 21 जून के दिन उत्तरी अयनांत होता है और 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी अयनांत होता है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन लंबी और रातें छोटी होती है, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। वहीं इस समय यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। यानी जो घटना 21 जून को उत्तरी अयनांत या उत्तरी गोलार्ध में होती है वो घटना 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत या दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो आपसे पूछे कि किस गोलार्ध में 22 दिसंबर को रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं, तो आपका आंसर होगा 22, वो दक्षिणी गोलार्ध में। और आपसे पूछे कि किस गोलार्ध में 21 जून को दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, तो आपका जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में। तो कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है। आगे बात करें हम इसमें, दक्षिण गोलार्ध में इस समय जाड़े का मौसम होता है, यानी 21 जून की जो स्थिति है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में जाड़ा होता है और उत्तरी गोलार्ध में इस समय यानी समल जाड़े का मौसम होता है। यानी इस समय उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो जाड़े का मौसम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े का दिन होता है और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जाड़े का दिन होता है। तो इनमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है। आपसे पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को कैसा मौसम है, तो आप कहेंगे कि वो जाड़े का मौसम होगा। और आपसे पूछे कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कैसा मौसम होगा, तो भी आपका आंसर होगा जाड़े का मौसम। क्लियर? अब अगली स्लाइड पे और इसके बारे में जानते हैं। जो उत्तरी अयनांत है, उत्तरी अयनांत की घटना 21 जून को होती है और दक्षिणी अयनांत की घटना 22 दिसंबर को होती है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है हर हाल में। ठीक, अब बात करें, इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी गर्मी होती है। यानी जब हमारे यहाँ भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्त है, तो हमारे यहाँ जब गर्मी होती है 21 जून को, तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इधर क्या होता है, सर्दी होती है। इसी प्रकार यह बताया गया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। इस स्थिति में सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत पड़ती हैं। तो एक प्रश्न बने कि किस समय या किस तिथि को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत पड़ती हैं, तो आपका जवाब होगा कि ये पड़ती हैं भैया 21 जून को। किस समय पड़ती हैं? 21 जून को। और यहीं आपसे पूछे कि यहां मकर रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें कब पड़ती हैं, तो आप कहेंगे कि मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यहां तक क्लियर? आगे देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब न्यूनतम हो तो उसे हम उपसौर कहते हैं। सूर्य और तारों के बीच की दूरी कैसी हो? न्यूनतम हो, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? उस घटना को हम उपसौर कहते हैं। अब बात करें कि यह उपसौर की जो घटना है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। ये महत्वपूर्ण है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि उपसौर की घटना कब होती है, काफी बार पूछा गया है। तो ये 3 जनवरी को होती है। अब आगे बात करें, इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। यानी ये सबसे कम दूरी है जो हमारी 3 जनवरी की स्थिति को होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। वो कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, आगे बात करें, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। और यह जब सूर्य
जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? उस घटना को हम अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? तो ये घटना हम नोट करते हैं कि अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। तो यहां से हमें क्या याद रखना है कि आपसे यहां से प्रश्न बन सकता है अपसौर की स्थिति कब होती है। उसके लिए आपको ये याद रखना है कि अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। उपसौर में कितनी बताई थी हमने? उपसौर में कितनी थी? उपसौर में यह दूरी थी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, उपसौर में कितनी थी? 14.70 करोड़ किलोमीटर। आगे बात करें, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिला होगा। ठीक है, ये रियल एनसीईआरटी है जहां से ये फैक्ट उठाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा है वो सूर्य के केंद्र से गुजरती है और इस रेखा को एपसाइड रेखा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका नाम पूछ सकता है कि इस रेखा को क्या कहते हैं। तो इस रेखा को एपसाइड रेखा कहते हैं। अब हम बात करते हैं विषुव की। विषुव विषुव के बारे में बात करते हैं। जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं उस दिन को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। यानी विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें जब जिस दिन सीधी पड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। ठीक है, इस तारीख को अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। यानी इस तारीख को, कौन सी तारीख को? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। ये कब पड़ती हैं? तो ये 23 मार्च, वो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की लंबाई भी बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की लंबाई कैसी होती है? तो ये भी आपकी बराबर होती है। ठीक है, अगली बात करें हम, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय होता है, जबकि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय होता है। 21 मार्च को तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय होता है और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम अगला बात करते हैं प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्य व्रत, प्रदीप्य व्रत के बारे में बात करें। चूंकि पृथ्वी एक व्रत आकृति में है इसलिए इसका केवल आधा भाग ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है जो सूर्य के तरफ होता है और शेष जो सूर्य के तरफ से उल्टा होता है जहां रात होती है वह व्रत जो दिन को रात से ग्लोब पर विभाजित करता है प्रदीप्य व्रत कहलाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर सूर्य आधी साइड पे ही एक बार में प्रकाश पहुंचाता है, तो जिस साइड प्रकाश पहुंचता है उस साइड दिन होते हैं और पीछे की साइड रात होती है। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। और जो फिर आगे कहता है कि रात होती है, वह व्रत जो दिन को रात से ग्लोब पर विभाजित करता है, ऐसा व्रत जो दिन को रात से ग्लोब पर विभाजित करता है उसको प्रदीप्य व्रत कहते हैं। आई होप यहां तक आपका क्लियर हुआ, कोई आपको समस्या नहीं आई होगी यहां तक। अब चलते हैं हम अगली और लास्ट स्लाइड पे। यहां पे हम बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये भी याद रखना है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया है कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये कोटेशन भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे वही स्थिति दर्शाई गई है कि इधर तो देखो ये सूर्य है, ठीक है, ये तो हमारा इधर सूर्य है, ठीक,
अब ये सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो इस साइड पड़ रही हैं, तो ये इधर तो हमारा हो जाएगा दिन। अब जब ये बीच में एक रेखा है, अब इस साइड तो हमारा दिन हो गया, इस एरिया में तो हमारा इस पूरे एरिया में तो हमारा दिन हो गया। अब जो पीछे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो इधर क्या होगी, इधर रात की स्थिति होगी। ठीक, समझ आया अच्छे से? चलिए अब आगे बात करें। पृथ्वी एक वर्ष में पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 4 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 4 घंटे में एक चक्कर लगाती है, परंतु हम लोग 365 को ही एक वर्ष मानते हैं, तथा सुविधा के लिए हम इससे 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। जब 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं तो यही 6 घंटे आगे चल के धीरे धीरे 4 साल में एक नया मंथ क्रिएट कर देते हैं। तो वही हम आगे बात करते हैं। और इसके बाद 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर है। सॉरी, मैं अभी गलत बोल गया कि एक मंथ 1 घंटे मतलब एक दिन के बराबर हो जाता है। ठीक है, हो जाते हैं, एक दिन के बराबर हो जाते हैं। और जो यह एक दिन होता है उसे फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। तभी हर 4 साल बाद आपने देखा होगा लीप ईयर आती है और उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो फरवरी के माह में वो एक दिन जोड़ दिया जाता है, तथा लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो यही अभी हमने कवर किया कि जब वो एक दिन जोड़ा जाता है तो वो लीप हर 4 साल बाद एक लीप ईयर होती है, और उस लीप ईयर में जो हमारे 6 घंटे हम हर साल छोड़ते हैं उनसे जुड़ के एक नया दिन बनता है, और वो दिन फरवरी में जोड़ दिया जाता है, तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण बात कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ें, ताकि इस क्लास की सारी जो PDF होती हैं वो आप वहाँ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकें। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आपको समझा पाया हूं। ये हमारा चैप्टर 3 क्लियर हो गया। ठीक है, कल हम चैप्टर जो हमारा अध्याय 4 है NCERT का, हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो अध्याय जो 4 है कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर फिनिश होगा और बहुत बेहतर तरीके से हम उसे कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।